हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेप नेक्स्ट स्टेप पर। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 12th ज्योग्राफी की पुस्तक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, जिसमें अपन चैप्टर 5वां पढ़ रहे थे, जिसका नाम है भू संसाधन तथा कृषि, जिसके पार्ट फर्स्ट और सेकंड 2 लेक्चर अपन ने पढ़ लिए थे। आज अपन तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, तीसरा लेक्चर में सबसे पहले बात करते हैं भारत में फसल ऋतुएं। देखिए दोस्तों, नॉर्थ इंडिया और जो मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया है वहां पर कृषि ऋतुएं पाई जाती है, अर्थात वहां पर मौसम के अकॉर्डिंग सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है और बरसात भी होती है। लेकिन अगर अपन सदर्न पार्ट की बात करें, दक्षिणी भारत की बात करें, तो वहां पर इस प्रकार की मौसम जो है चेंज नहीं होता, वहां पर ऋतुएं नहीं बदलती। जिसका कारण क्या है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि वहां पर तटीय रेखा है, कोस्टल रीजन है, दोनों तरफ क्या है, पानी है। और पानी क्या होता है, पानी का एक स्वभाव होता है, वो जल्दी से ना ही तो गर्म होता है और ना ही जल्दी से ठंडा होता है। किसकी अपेक्षा? मिट्टी की अपेक्षा। इसलिए वहां पर टेम्परेचर एक समान रहता है, जबकि उत्तरी भारत में और जो मध्य भारत है वहां पर क्या होता है, ऋतुएं बदलती है, मौसम चेंज होता है। तो ऋतुओं के अकॉर्डिंग जो उत्तरी भारत है और जो मध्य भारत है वहां पर फसलें भी अलग अलग ली जाती है, जिन 3 नामों से जाना जाता है, रबी, खरीफ और जायद। 3 प्रकार की जो कृषि ऋतुएं हैं वो उत्तरी भारत में पाई जाती है। दोस्तों, ये जो कृषि ऋतुएं हैं ये दक्षिणी भारत के लिए नहीं है। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि दक्षिणी भारत में एक ही जैसा टेम्परेचर रहता है, इसलिए ये जो कृषि ऋतुएं हैं ये उत्तरी भारत में ही रहती है। 3 कृषि ऋतुएं हैं, खरीफ, रबी और जायद। सबसे पहले अपन बात करते हैं खरीफ की ऋतु की। दोस्तों, खरीफ की ऋतु जो है मानसून आगमन के साथ बोई जाती है। लगभग इसे जून लास्ट में या फिर जुलाई स्टार्ट में बोया जाता है। मानसून आगमन पर यह बोई जाती है और फिर ये सितंबर तक काट ली जाती है, यानी जून से सितंबर इसका जो है कल्टीवेशन टाइम होता है। और इसमें जो बोई जाने वाली प्रमुख फसलें होती है वो चावल, कपास, इसके अलावा मूंगफली, गंवार, ये सब क्या है इस टाइम पर बोई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं जो खरीफ की ऋतु में बोई जाती हैं। मानसून आगमन यानी कि जून से सितंबर के मध्य में ये फसलें ली जाती है। दूसरी अपन देखते हैं रबी। रबी दोस्तों, जैसे ही खरीफ की फसल कटती है सितंबर में, उसके जस्ट बाद में कौन सी फसल बोई जाती है? रबी की फसलें, जो अक्टूबर से मार्च के बीच में बोई जाती है। अक्टूबर से मार्च के बीच में इनकी खेती की जाती है और इनमें प्रमुख जो है गेहूं, जौ, चना, सरसों, ये सब फसलें रबी की ऋतु में बोई जाती है। और तीसरी आती है आपकी कौन सी? जायद। जायद दोस्तों अल्पकालीन फसलें होती है, थोड़े समय के लिए बोई जाने वाली फसलें होती हैं जो रबी और खरीफ के मध्य में बोई जाती है। देखिए यहाँ पर ये जो फसलें हैं ये अप्रैल से जून के बीच में बोई जाती है और इसमें बोई जाने वाली प्रमुख जो फसलें हैं, खीरा, ककड़ी, तरबूज, वे जो चारा फसलें हैं वो मुख्य रूप से इस जायद कृषि ऋतु में बोई जाती है। तो इस प्रकार से भारत में 3 प्रकार की कृषि ऋतुएं पाई जाती हैं और भारत के कौन से भाग में? उत्तरी भाग में इस प्रकार की 3 कृषि ऋतुएं पाई जाती हैं, खरीफ, रबी और जायद। आपका ये पॉइंट क्लियर? इसके बाद में अपन देखते हैं आर्द्रता के आधार पर भारतीय कृषि के प्रकार। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें ह्यूमिडिटी कितनी है, आर्द्रता कितनी है। अगर आर्द्रता ज़्यादा होगी तो बारिश ज़्यादा होगी और आर्द्रता ज़्यादा होगी तो क्या होगा, अपन ऐसी फसलें बो सकते हैं जिनको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन आर्द्रता अगर कम है तो अपन सूखा सहन करने वाली फसलों को बोएंगे। तो इस प्रकार से अपन भारत का कुछ पार्ट ऐसा है जो शुष्क है और कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्द्रता पाई जाती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो आर्द्रता के आधार पर भी अपन भारतीय कृषि को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, आर्द्रता जो है फसलों के लिए वो सोर्स होता है, या तो अपन क्या करें, सिंचाई करें, इरिगेशन करें, या फिर क्या हो, वर्षा हो। 2 तरीके से अपन फसलों को पानी दे सकते हैं, या तो वर्षा हो या फिर अपन उसमें सिंचाई करें। तो आर्द्रता उपलब्ध अपन 2 तरीके से हो सकती है, या तो सिंचाई कृषि यानी कि सिंचित करके, या फिर बारानी कृषि। बारानी कृषि मतलब जो वर्षा डिपेंडेंट हो, वर्षा पे निर्भर हो। तो इस प्रकार से आर्द्रता भारतीय कृषि को जो मिलती है, भारतीय फसलों को जो मिलती है वो या तो सिंचाई के माध्यम से मिलती है या फिर वर्षा के माध्यम से। तो आर्द्रता के आधार पर भारतीय कृषि को मोटे तौर पर 2 भागों में बांट सकते हैं, या तो सिंचित कृषि या फिर बारानी कृषि। सिंचित कृषि को भी पुनः 2 भागों में बांटा गया है। जो सिंचाई की जाती है उस कृषि को भी पुनः 2 भागों में बांटा गया है। एक होती है रक्षित सिंचाई कृषि, एक होती है उत्पादक सिंचाई कृषि। रक्षित सिंचाई कृषि वो कृषि होती है जिसमें जो फसल है वो बारिश के द्वारा ही पैदा की जा रही है, लेकिन बारिश की कमी होने पर अगर फसल नष्ट हो रही है तो उसकी रक्षा करने के लिए, देखो दोस्तों नाम से स्पष्ट हो रहा है, उस फसल की रक्षा करने के लिए 1-2 बार सिंचाई कर देते हैं।
क्लियर है? दोबारा से बता रहा हूं, रक्षित सिंचाई कृषि वो कृषि होती है जो होती तो बारिश से है, लेकिन अगर कभी कभार बारिश की कमी रहती है तो एक दो बार उसमें उस फसल की रक्षा करने के लिए, नष्ट होने से बचाने के लिए उसकी सिंचाई की जाती है, जिसे रक्षित सिंचाई कृषि कहते हैं। दूसरी है उत्पादक सिंचाई कृषि। दोस्तों उत्पादक सिंचाई कृषि वो कृषि होती है जिसमें बीज बोने से लेकर कटाई तक जो है पूरी तरीके से उसे आर्द्रता या पानी जो है सिंचाई के माध्यम से दिया जाता है। इसमें सिर्फ रक्षा करने के लिए और इसमें पूरा उत्पादन करने के लिए सिंचाई की जाती है। बारानी कृषि यानी कि वर्षा निर्भर कृषि, इसको याद रख लेना आप, बारानी कृषि को वर्षा निर्भर कृषि भी कहते हैं, जो पूरी तरीके से वर्षा पर निर्भर है, किसी तरीके से यहाँ पर सिंचाई नहीं की जाती। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक है शुष्क भूमि कृषि और दूसरा है आर्द्र भूमि कृषि। शुष्क भूमि कृषि दोस्तों वो कृषि होती है भारत के ऐसे क्षेत्र जहां पर ना तो सिंचाई की सुविधा है और ना ही जहां पर बारिश भी कम होती है, बारिश भी कम होती है और सिंचाई भी नहीं है। यानी कि भारत में ऐसे क्षेत्र जहां पर लगभग 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती हो, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती हो, वहां पर शुष्क भूमि कृषि की जाती है और इसमें ऐसी फसलें बोई जाती हैं जो सूखा सहन करने में समर्थ हो। यानी कि अगर पानी की कमी भी हो तो उन फसलों को आसानी से अपन उगा सके, उनसे उत्पादन ले सके, जैसे कि बाजरा हुआ, गंवार हुआ, इसके अलावा जवार हुआ। ये ऐसी फसलें हैं जो शुष्क क्षेत्रों में बोई जाती है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बोई जाती है। और दूसरा होता है आर्द्र भूमि कृषि। आर्द्र भूमि कृषि वो कृषि होती है दोस्तों जहां पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। भारत के ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा ज़्यादा होती है, जैसे कि भारत का कोस्टल रीजन, तटीय क्षेत्र, या फिर भारत का उत्तरी जो पूर्वी जो क्षेत्र है जहां पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, वहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। जैसे कि चावल हुआ, इसके अलावा गन्ना हुआ, जिनको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी फसलें जिनको ज़्यादा पानी चाहिए वो आर्द्र भूमि कृषि पर की जाती है। इस तरीके से ह्यूमिडिटी के आधार पर यानी कि आर्द्रता के आधार पर अपन भारतीय कृषि को डिवाइडेड कर सकते हैं। दो भागों में अपन ने बांटा, सिंचित कृषि और बारानी कृषि। सिंचित कृषि मतलब जिसमें सिंचाई की जाती हो और बारानी कृषि मतलब जो वर्षा निर्भर हो। सिंचित कृषि को पुनः दो भागों में बांट दिया अपन ने, एक तो रक्षा करने के लिए जो की जाती है एक दो बार, और एक उत्पादन यानी कि पूरी की पूरी जो फसल है वो सिंचाई के द्वारा तैयार की जाती है। और इधर बारानी कृषि को भी अपन ने दो भागों में बांट दिया, यानी कि एक तो है शुष्क भूमि कृषि जिन्हें कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है, और एक है आर्द्र भूमि कृषि जिन फसलों को ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। आगे अपन पॉइंट देखते हैं, ये जो है आपकी एनसीईआरटी बुक में है। आगे जो पॉइंट है फसल उपयोगिता के आधार पर भारतीय फसलों का वर्गीकरण। दोस्तों आपकी बुक में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। कभी कभार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दो पेय फसलों के नाम बताइए, दो रेशेदार फसलों के नाम बताइए, दो अनाजों के नाम बताइए। तो एक बार अपन क्लियर कर लेते हैं कि भारत में जो फसल उत्पादन हो रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन जो हो रहा है, उसकी उपयोगिता क्या है। हर फसल की एक अलग उपयोगिता होती है। जैसे कि गेहूं है वो खाने के लिए काम में लिया जाता है, कपास है उससे धागा बनाया जाता है। तो फसल उपयोगिता के आधार पर भारतीय फसलों को अलग अलग भागों में अपन बांट सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको 5 भागों में बांटकर यहाँ पर बताया है। पहला है खाद्यान्न फसलें जो खाने के लिए काम में ली जाती हैं, जिनको निकाला जाता है और डायरेक्टली उनको अपन खाते हैं। और इन फसलों को भी अपन दो भागों में बांट सकते हैं। खाद्यान्न फसलों को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो होते हैं अनाज और एक होते हैं दालें। अनाज जो होते हैं जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, और दालें जो होती है अरहर, चना, उड़द, ये सब क्या है, दालें हैं। दोस्तों एक चीज और बता दूं मैं आपको, अनाज जो है इसको भी अपन दो भागों में बांट सकते हैं। अनाज को भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक होते हैं मुख्य अनाज और एक होते हैं मोटे अनाज। मुख्य अनाज और मोटे अनाज। मुख्य अनाज दोस्तों चावल और गेहूं को कहते हैं। मुख्य अनाज किसको कहते हैं, चावल और गेहूं को। और इसके अलावा जो भी अनाज बचा, कौन से बचे, मक्का बच गया, जवार बच गया, बाजरा बच गया, इनको कहते हैं मोटे अनाज। तो खाद्यान्न फसलें वे फसलें होती है जिनको अपन खाने के लिए काम में लेते हैं। इनको दो भागों में बांटा अपन ने, अनाज और दालें। अनाज को भी अपन ने दो भागों में बांट दिया, मुख्य अनाज और मोटे अनाज, और दालें जो है ये। आगे दूसरी जो उपयोगिता के आधार पर दूसरा जो प्रकार है वो है तिलहनीय फसलें, जिनसे खाद्य तेल प्राप्त किया जाता है, खाने वाला तेल प्राप्त किया जाता है। जैसे कि सरसों हुआ, मूंगफली हुआ, सोयाबीन हुआ, अरंडी हुआ, ये सब क्या है, तिलहनीय फसलें हैं जिनसे तेल प्राप्त होता है। क्लियर है बच्चों। इसके बाद में अपन देखते हैं रेशेदार फसलें, जिनसे रेशा प्राप्त होता हो, जिनसे कपड़े बनते हो, जिनसे धागा तैयार होता हो, वो है कपास, जूट। ये क्या है, रेशा देने वाली फसलें हैं। इसके अलावा पेय फसलें जिन्हें पीने के लिए काम में लिया जाता हो, कौन सी पेय फसलें, चाय हुई, कॉफ़ी हुई, ये क्या है, पेय फसलें हैं।
इसके अलावा नकदी फसलें वे फसलें होती हैं जिनको अपन उगाते हैं और फिर अपन उनको क्या करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं, उद्योगों में उन्हें बेच देते हैं। जैसे कि गन्ना हुआ, प्याज हुआ, ये सब क्या है, नकदी फसलें हैं। ओके, तो फसल उपयोगिता के आधार पर अपन ने भारतीय फसलों का वर्गीकरण किया। हाँ बच्चों, भारत की कृषि ऋतुएं पढ़ने के बाद में अपन ने पढ़ा भारत की जो आर्द्रता के आधार पर भारतीय कृषि के प्रकार पढ़े। फिर अपन ने पढ़ा कि जो भारतीय फसलें हैं उनकी उपयोगिता के आधार पर अपन ने उनका वर्गीकरण किया। अब पढ़ते हैं अपन हर एक फसल के बारे में डिटेल से। और सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इसके बारे में, खाद्यान्न फसलों के बारे में। खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी होती है, अनाज और दालें। तो खाद्यान्न फसलें भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के 2/3 भाग पर बोई जाती है, 2/3 भाग पर खाद्यान्न फसलें बोई जाती है। क्लियर है, जिसमें अनाज और क्या, दालें शामिल है। फिर बात करते हैं अपन अनाज की। सबसे पहले अनाज ही पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में अपन दालें पढ़ेंगे। तो अनाज जो है भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के 54% भाग पर बोया जाता है, यानी कि लगभग 1/2 यानी कि आधे भाग पर अनाज बोया जाता है, जिसमें मोटे अनाज और मुख्य अनाज दोनों शामिल है। फिर इसके बाद में अपन देखते हैं विश्व का 11% अनाज उत्पादित करके भारत अमेरिका चीन के बाद में तीसरा स्थान रखता है। यानी कि विश्व में अनाज उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। पहला किसका है, अमेरिका, सेकंड चाइना और थर्ड भारत। और विश्व का कितना प्रतिशत अनाज उत्पादित करता है भारत, 11%। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं, अगर अनाज पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मोटे अनाज, सॉरी मुख्य अनाज पढ़ेंगे अपन। और मुख्य अनाज देखो 2 है, कौन कौन से, एक है आपका चावल और दूसरा है आपका गेहूं, जो मुख्य रूप से खाया जाता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं चावल की। चावल दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला अनाज है। भारत में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला अनाज कौन सा है, चावल है। अब आप बोल रहे होंगे कि सर अपन तो यहाँ रहते हैं राजस्थान में और अपने यहाँ पर तो चावल बहुत कम खाया जाता है, गेहूं ज़्यादा खाया जाता है। हाँ बिल्कुल सही है, अपने यहाँ पर गेहूं ज़्यादा खाया जाता है। जबकि भारत का जो कोस्टल रीजन है, भारत का जो तटीय प्रदेश है, तटीय प्रदेश और भारत का पूरा साउथी भाग, इसके अलावा जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर चावल खाया जाता है। गेहूं कहाँ खाया जाता है, गेहूं खाया जाता है सिर्फ भारत के नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में, यानी कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर गेहूं खाया जाता है। बाकी सभी राज्यों में चावल मुख्य रूप से खाया जाता है। तो मुख्य खाद्य फसल कौन सी हो गई, चावल, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन क्या खाती है, चावल खाती है। क्लियर है। अब इसकी क्लाइमेट की बात करते हैं। चावल उगाने के लिए कौन सी ऋतु की आवश्यकता होती है दोस्तों? अगर अपन उत्तरी भारत की बात करें, उत्तरी भारत की बात करें तो चावल उत्तरी भारत में सिर्फ और सिर्फ खरीफ की ऋतु में हो सकता है। जबकि दक्षिणी भारत में कब हो सकता है, बता सकते हो आप? दक्षिणी भारत में किसी भी समय पर चावल उत्पादित किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर कोई ऋतुएं नहीं पाई जाती। और ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया है, आपने 11वीं क्लास में इसे और अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि दक्षिणी भारत में ऋतुएं क्यों नहीं पाई जाती। अगर अभी भी आपके मन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको इसका आंसर दूंगा। फिर आगे अपन देखते हैं कि उत्तरी भारत में क्या खरीफ की ऋतु में बोई जाती है। ये कैसी फसल है, उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। कैसी फसल है, उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल। ये क्या होता है, उष्ण मीन्स होता है गर्मी और आर्द्र मतलब होता है ह्यूमिडिटी, नमी, यानी कि इससे गर्मी भी बहुत ज़्यादा चाहिए और साथ में इसे पानी भी बहुत ज़्यादा चाहिए। ऐसी फसल है कौन सी, चावल। इसीलिए उत्तरी भारत में इसे खरीफ की ऋतु में बोया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे खरीफ की ऋतु में क्या होता है, गर्मी भी होती है और मानसून आगमन से बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसे खरीफ की ऋतु में बोई जाती है। कहाँ पर, समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई तक ये फसलें, इस फसल को आसानी से उगाया जा सकता है, समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई तक। फिर अगर अपन देखें तो ये अपन ने पढ़ लिया कि उत्तरी भारत में इसे खरीफ की ऋतु में बोया जाता है। फिर आगे देखते हैं भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के, भारत में जितने एरिया में कल्टीवेशन होता है, यानी कि वो कुल बोया गया क्षेत्र होता है, उसके 1/4 भाग पर चावल की खेती की जाती है, यानी कि 1/4 भाग पर चावल की खेती की जाती है। अगर अपन बात करें सबसे पहले किसकी, खाद्यान्न फसलों की, तो खाद्यान्न फसलें 2/3 भाग पर यानी 2/3 भाग पर। और अनाजों की बात करें तो अनाज जो है मुख्य रूप से 54% भाग पर। और सिर्फ अपन चावल की बात करें तो 1/4 हिस्से में चावल बोया जाता है। फिर इसके बाद में अपन देखें विश्व का चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा, चाइना के बाद में दूसरा स्थान है। और अपन ने अनाजों की जब बात की, अनाजों की या खाद्यान्नों की जब बात की, तो विश्व में अनाज जो है अमेरिका चीन के बाद में तीसरा स्थान आता है। लेकिन चावल उत्पादन में सबसे ज़्यादा चाइना, फिर उसके बाद में भारत। भारत के विश्व का कितना प्रतिशत चावल उत्पादित करता है, 21%। विश्व का 21% चावल का उत्पादन भारत करता है।
अब बात करते हैं भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पर फसलें बोई जाती है, चावल सबसे ज़्यादा कौन से राज्य उत्पादित करते हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा उत्पादित करने वाले राज्यों में एक तो आता है पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल ये वाला भाग, यहाँ पर जो है ऋतुएं नहीं पाई जाती, मैंने बताया था, क्योंकि कोस्टल रीजन है, तटीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर ऋतुएं नहीं पाई जाती है। और यहाँ पर और दक्षिणी भारत में पूरे वर्ष भर चावल की खेती की जा सकती है। मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में एक ही कृषि वर्ष में, एक वर्ष में चावल की 3 फसलें ली जाती हैं, जिसे अमन, ओस और बोरो कहते हैं। क्या क्या कहते हैं दोस्तों? अमन, ओस और बोरो। इसके अलावा और कहाँ पर पैदा होता है चावल? इसके अलावा यूपी में होता है, पंजाब में होता है, हरियाणा में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, तेलंगाना में होता है, तमिलनाडु में होता है, उड़ीसा में होता है। देखिए मुख्य रूप से क्या आ रहा है यहाँ पर? पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, फिर इधर उत्तर प्रदेश, फिर अगर नीचे चले अपन उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर यहाँ पे तेलंगाना और तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से चावल का उत्पादन किया जाता है। क्लियर है? पंजाब और हरियाणा मैंने देखो चावल उत्पादक जो राज्य दर्शाए हैं, चावल उत्पादक राज्य में ये मार्क किया है, यानी कि ये जो राज्य हैं ये चावल उत्पादक राज्य, ये क्षेत्र चावल उत्पादक राज्यों में दिखाया है। लेकिन पंजाब और हरियाणा को मैंने नहीं दिखाया है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा जो है वो परंपरागत चावल उत्पादक राज्य नहीं है, यानी कि वो प्राचीन समय से चावल नहीं उगा रहे हैं। फिर कभी स्टार्ट किया इन्होंने? पंजाब और हरियाणा ने उगाना इन्होंने स्टार्ट किया 1970 में। 1970 में इन्होंने चावल उत्पादन उगाना शुरू किया, जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो फिर चावल उत्पादन में पंजाब और हरियाणा अगर प्रति इकाई क्षेत्र के उत्पादन से देखें तो भारत में सबसे आगे आ गए हैं। लेकिन अपन मुख्य रूप से मैप में इन्हीं राज्यों को दर्शाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर दर्शाएंगे तो ये मिक्स हो जाएगा। क्लियर है? तो ये प्रमुख उत्पादक राज्य हो गए। अब दूसरे मुख्य अनाज की बात करते हैं अपन, गेहूं की। सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला अनाज कौन सा था? चावल। चावल के बाद में कौन सा अनाज आता है? गेहूं, जो मुख्य रूप से खाया जाता है दूसरे नंबर पे, यानी कि दूसरी मुख्य खाद्य फसल, दूसरी मुख्य खाद्य अनाज कौन सा है? गेहूं है। दूसरा मुख्य अनाज गेहूं है और विश्व का 11% गेहूं उत्पादन करता है भारत। चावल कितना प्रतिशत? 21% और गेहूं 11%। विश्व का 11% गेहूं उत्पादित करता है भारत। गेहूं को कब बोया जाता है ये आपको क्लियर पता होगा। कब बोया जाता है गेहूं को? गेहूं को बोया जाता है रबी की ऋतु में। क्लियर है? रबी की ऋतु में बोया जाता है। क्या दक्षिणी भारत में या तटीय प्रदेशों में गेहूं की खेती की जा सकती है? नहीं, क्योंकि वहाँ पर ठंड नहीं पड़ती, वहाँ पर शरद ऋतु नहीं आती, इसलिए जहाँ पे शरद ऋतु आती है वहाँ पर इसकी खेती होती है। तो शरद ऋतु कहाँ आती है इसकी? नॉर्थ पार्ट में। यहाँ पर ऋतुएं चेंज होती है, इसलिए इसे रबी की ऋतु में बोया जाता है और मुख्य रूप से उत्तरी भारत में इसे बोया जाता है और उत्तरी भारत में ही इसे सबसे ज़्यादा खाया जाता है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 14% भाग पर गेहूँ की खेती होती है और चावल के 54% पर और गेहूं के 14% पर। अपन लास्ट में एक वर्ग बनाएंगे जिसमें अपन समझेंगे कि कितने प्रतिशत भाग पर कुल बोया गया क्षेत्र अपन बना लेंगे और फिर बताएंगे कि कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं बोया जाता है, कितने प्रतिशत भाग पर चावल बोया जाता है। फिर आगे देखो मुख्य उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश। गेहूं के मुख्य उत्पादक राज्य कौन कौन से हो गए? यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। राजस्थान का कुछ भाग आता है, पंजाब, हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश, जहाँ पर मुख्य रूप से गेहूं का उत्पादन होता है। गेहूं के लिए मैंने ये संकेत बनाया है, तो ये वाला पार्ट अपन दिखा देंगे गेहूं उत्पादक राज्यों को, गेहूं उत्पादक क्षेत्रों को भारत के मानचित्र में। इस तरीके से गेहूं और चावल का अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के मानचित्र में इनको दर्शाइए, तो आप इस तरीके से इनको दर्शा सकते हैं। ये उत्पादक क्षेत्र हैं जहाँ पर चावल उत्पादन होता है और यहाँ पर गेहूं उत्पादन होता है। मुख्य अनाज पढ़ने के बाद में अब अपन देखते हैं मोटे अनाज के बारे में। तो दोस्तों मोटे अनाज जो है मुख्यतः आपकी बुक में 3 दे रखे हैं, ज्वार, बाजरा और मक्का। सबसे पहले तीनों का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तीनों जो है शुष्क फसलें हैं, सूखा सहन करने में समर्थ है। तीनों फसलें को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। और देखते हैं भारत में तीनों फसलें मुख्य रूप से ये वाला जो बेल्ट है इस क्षेत्र में मुख्य रूप से बोई जाती है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का कुछ भाग आता है। यहाँ पर ये तीनों फसलें मुख्य रूप से बोई जाती है, ज्वार, बाजरा और मक्का। तीनों फसलें क्या है? शुष्क फसलें हैं, सूखा सहन करने में समर्थ है। सबसे पहले अपन देखते हैं ज्वार। ज्वार जो है भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के 5.3% भाग पर बोया जाता है। इसके अलावा 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, कितने प्रतिशत भाग पर बोया जाता है? 5.3% भाग पर। सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है ज्वार का? महाराष्ट्र। आधे से ज़्यादा उत्पादन, देश का आधे से ज़्यादा उत्पादन अकेला महाराष्ट्र राज्य करता है। महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक, मध्य प्रदेश का स्थान आता है।
ज्वार के बाद में दूसरा अपन देखते हैं बाजरा। ये भी एक शुष्क फसल है जिसे सूखा सहन करने वाली फसलों में शामिल किया जाता है, सूखा सहन कर सकती है और ये देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 5.2% भाग पर बोई जाती है। भारत में मुख्य रूप से इसकी खेती राजस्थान में, महाराष्ट्र और गुजरात में होती है। और तीसरा आता है मक्का। मक्का जो है देश के बोए गए क्षेत्र के 3.6% भाग पर बोया जाता है और भारत में इसकी खेती मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में मुख्य रूप से की जाती है। तो देखिए उत्पादन राज्यों में अगर अपन ने देखा तो मुख्य रूप से कौन कौन से राज्य आ रहे हैं। राजस्थान आ रहा है, मध्य प्रदेश आ रहा है, गुजरात आ रहा है और महाराष्ट्र आ रहा है। सबसे चीज़ याद रखनी है, महाराष्ट्र किस में आगे हैं? ज्वार में। बाजरा में आगे कौन सा है? राजस्थान। ये दोनों चीज़ याद रखनी है। बाजरा सबसे ज़्यादा राजस्थान में पैदा होता है, ज्वार सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पैदा होता है। और जो तीनों फसलें हैं वो चारा फसलें भी हैं और खाद्य फसलें भी इनको अपन कह सकते हैं, जो खरीफ की ऋतु में बोई जाती हैं और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बोई जाती है। तो आज जो अपन ने पढ़ा मुख्य अनाज और मोटे अनाज के बारे में, अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में दालों के बारे में, तिलहनी फसलों के बारे में। थैंक यू सो मच। आपको पसंद आया हो तो अपने साथियों के साथ में शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।